Assalamualaikum to all. My name is Aisha Sanjit. Welcome back to our channel. Today we are see 2024 paper previous paper महा TET महाराष्ट्र TET सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश ग्रामर स्टेट TET। ठीक है, TET एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू है। इससे पहले हमने 2013 से लेके 2021 तक के पेपर देख लिए हैं और उसके बाद में जो 2 साल के 2022 और 2023 में ये जो एग्ज़ाम था वो नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे ये 2 पेपर आपको नहीं करवाए गए क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हुआ था इन 2 सालों में। उसके बाद में डायरेक्ट 2024 में ये पेपर लिया गया, तो वही पेपर आज हम देखेंगे। प्रीवियस पेपर को आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि किस तरह से आपको इंग्लिश का ग्रामर पूछा जाता है। तो चैनल से प्लीज़ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। अगर आपके पास टाइमिंग कम है और आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है तो आप इजीली चैनल को फॉलो कर सकते हो। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा 31 नंबर का। 31 नंबर से इंग्लिश का ग्रामर शुरू हुआ है। क्या है? चूज द करेक्ट पॉजिटिव डिग्री ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का एक क्वेश्चन आता है, कंपलसरी है टीईटी के पेपर में डिग्री का आना। ठीक है, डिग्री हमने बताया कि 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल है ऊटी इज कूलर देन महाबलेश्वर। ऊटी क्या है? कूलर, मतलब यहाँ पे ज्यादा कूल है किसके मुकाबले में? महाबलेश्वर के मुकाबले में। तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात होती है डिग्री में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है कि महाबलेश्वर इज नॉट सो कूल एज ऊटी। यहाँ पे देखिए नॉट का यूज होगा। थर्ड ऑप्शन क्यों हमारा राइट है? क्योंकि इसके मीनिंग सेम ऐसे ही निकल रहे हैं जैसे ऑप्शन में हमारे क्वेश्चन में है। लेकिन जो दूसरे ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, उसमें क्या है कि महाबलेश्वर जो है वो ऊटी के जैसा है बता दिया। उसके बाद में ऊटी जो है वो महाबलेश्वर की जैसी है इस तरह से बता दिया, और यहाँ पे महाबलेश्वर ज्यादा कूल बता दिया ऊटी के मुकाबले। तो सेंटेंस के मीनिंग चेंज नहीं होने चाहिए और सेंटेंस वही रहना चाहिए मीनिंग में। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है कि महाबलेश्वर इज नॉट सो कूल एज ऊटी, क्योंकि महाबलेश्वर क्या है? कूल नहीं है ऊटी के मुकाबले में। इसी तरह से ये सेंटेंस के मीनिंग निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड इज। देखिए एक आपको क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में 8 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो 1 है इसके नीचे अंडरलाइन की हुई है। सेंटेंस क्या दिया हुआ है कि वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, कि किसी को भी अपनी कामयाबी पर फक्र नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ किसी की भी बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं हो रही है, कोई खास आदमी का जिक्र यहाँ नहीं किया गया है, ओनली 1 को अंडरलाइन कर दिया गया है। तो ये इजीली क्या हो जाता है? इनडेफिनाइट प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन की मीनिंग क्या होते हैं? जमीर बोलते हैं जिसको, जमीर। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होता है? इसका ऑप्शन फर्स्ट है, An indefinite pronoun refers to a general or unspecific person or thing। जो खास ज़मीर नहीं होती, जो आम ज़मीर होती है। मिसाल के तौर पे हम लिख रहे हैं someone, ये एग्जाम्पल है इंडेफिनाइट प्रोनाउन के। anybody भी होता है इसके अंदर, everything भी होता है, मतलब हर कोई, कोई खास नहीं, हर कोई, anybody। nothing आगाया, कुछ नहीं, तो ये भी इंडेफिनाइट की ज़मीर की एक किस्म है इंडेफिनाइट प्रोनाउन की। मैनी हो गया, ये वर्ड हो गए फ्यू, ये बहुत सारे जो वर्ड्स है वो प्रोनाउन इंडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ऑल भी इंडेफिनाइट प्रोनाउन होता है, सब आ गए इसके अंदर, कोई स्पेसिफिक नहीं है बल्कि ऑल है, और 1 जो हमारे एग्जाम्पल में है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, इसका आंसर इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ज़मीर इशारा जिसको बोलते हैं, जो ज़मीर इशारे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर दैट, धीस, ये, वो, और धीस, ठीक है, दोज, इस तरह के ये जो 4 वर्ड्स है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। मतलब जो चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल में लाई जाती है। थर्ड ऑप्शन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है?
के रेफर्स टू मेंबर ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली नॉट कलेक्टिवली, जो कलेक्टिवली नहीं होता बल्कि इंडिविजुअली होता है। मिसाल के तौर पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स तकसीम करने के लायक, ठीक है। जो ईच वर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। आइदर, उसके बाद में नाइदर होता है, नन होता है, उसके बाद में एनी भी क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, और एवरी भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि दो जुमलों को क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट करता है। इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन में ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या कौन से वर्ड्स आते हैं, जो WH वाले वर्ड्स है वो रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं, जैसे हु, होम, उसके बाद में विच। ये क्या करते हैं, वर्ड्स दो जुमलों को मिलाते हैं, कंपाउंड करते हैं, कंपाउंड वर्ड्स भी बोलते हैं इन्हें। और हुज हो गया जिसका, जिसकी, जिसके, और दैट भी क्या होता है एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन में यूज होता है, जो रिलेशन बताते हैं जुमलों में एक दूसरे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका ऑप्शन है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। Identify the tense of the given sentence. Jaya and Radha were being annoyed by some children. अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, this sentence is in the past continuous tense. यहाँ past continuous tense का ये sentence है, ऑप्शन सेकंड हमारा राइट है। क्यों पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, स्ट्रक्चर देखिए सेंटेंस का, सब्जेक्ट क्या है, जया और राधा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। स्ट्रक्चर देखिए सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर। वर क्या है, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। वर क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि दो लोग हैं, जया एंड राधा। अगर सिर्फ जया होती तो वॉज आता था, ठीक है। अगर सिर्फ राधा होती तो वॉज आता था, बट दो लोगों की बात हुई, मतलब प्लूरल हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो वर आया है। पास्ट हेल्पिंग वर्ब है ये, पास्ट टेंस का। उसके बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है यहाँ पे, वर्ब प्लस आईएनजी। क्या है वर्ब प्लस आईएनजी में, बीइंग अनॉयड दिख रहा है आपको यहाँ पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए, बीइंग अनॉयड। बीइंग अनॉयड क्या हो गया यहाँ पे, आईएनजी का फॉर्म हो गया, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस है, सिंपल सा। सेकंड ऑप्शन इज राइट। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको यहाँ पे रेप्लेनिश का सिनोनिम्स वर्ड निकालना है। यहाँ पे इस तरह से नियरेस्ट भी आता है, नियरेस्ट मीन्स जो बहुत करीब में हो, ठीक है। तो रिप्लेस का इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेप्लेनिश मीन्स रेफिल करना, किसी को रिस्टोर करना, किसी चीज का भंडार रखना दोबारा से, रीस्टोर रखना, रीस्टॉक करना, ठीक है। रिप्लेस के ये सारे मीनिंग होते हैं। देखिए री से जो वर्ड्स रहते हैं ना, ज्यादातर री से ही आते हैं, RE से ही ज्यादातर आते हैं रेप्लेनिश। तो रेप्लेनिश का यहाँ पे सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, सप्लाई नहीं होगा, प्रोवाइड नहीं होगा, शेयर नहीं होगा, बल्कि टॉप अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉप अप। टॉप अप के मीनिंग ही क्या होते हैं, टॉप अप के मीनिंग होते हैं रीस्टोर करके रखना, ठीक है। रीस्टोर करना मतलब रेप्लेनिश करना, टॉप अप। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटोनिम्स पूछा गया है, मतलब अपोजिट पूछा गया है किसका, ग्रीम वर्ड का, GRIM ग्रीम। इसका आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पे ग्रीम वर्ड का आपको एंटोनिम्स पूछा गया है। तो ग्रीम के मीनिंग होते हैं यहाँ पे, 35 नंबर का क्वेश्चन शुरू है हमारा। ग्रीम मतलब जो बहुत डरावना होता है, हैबतनाक, जो संगदिल होता है, ठीक है, उसको ग्रीम बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीरियस उसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा, पेनफुल भी सिमिलर वर्ड है। हमको ना एंटोनिम वर्ड ढूंढना है, तो यहाँ पे जो डिलाइटफुल है ये इसका एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड हो जाएगा। डिलाइटफुल मतलब दिलकश, ठीक है, मसरत बख्श, खुश बख्श, ठीक है। तो यहाँ पे डिलाइटफुल, यहाँ पे दिलकश, इसका एंटोनिम हो जाएगा ग्रीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर का, चूज द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड टू द फिल इन द ब्लैंक। अच्छा, एक सेंटेंस दिया हुआ है, वी नॉट हरी, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम।
अच्छा, इसकी मीनिंग क्या होंगी कि हमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत वक्त है। तो ज़रूरत नहीं है के लिए कौन सा वर्ड आता है? नीड। वी नीड नॉट हरी, हमें जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारा टाइम है, मतलब वक्त है, समय है हमारे पास मौजूद, प्लेंटी ऑफ टाइम। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजीली नीड हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 37 नंबर का देखिए। He sold his property, he was under a lot of debt. अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था तो उसने क्या किया? अपनी प्रॉपर्टी को सोल्ड कर दिया। ठीक है, तो ही सोल्ड हिज प्रॉपर्टी एज, जैसे ही उसके ऊपर कर्जा हुआ, कर्जे में के अंदर वो डूब गया। ठीक है, अंडर अ लॉट ऑफ डेट। तो यहाँ पे एज इसका आंसर हो जाएगा, एज। देखो देयरफॉर की मीनिंग क्या होते हैं? इसलिए। देयरफॉर यानी इसलिए होता है, तो इसलिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिट नहीं हो रहा है। सो के मीनिंग होते हैं तो। ठीक है, सो दैट की मीनिंग भी इसी तरह से होते हैं, इसलिए। तो यहाँ पे एज यानी जैसे ही, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे वर्ब फिलअप करना है। यहाँ पे भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही वर्ब फिलअप करना था। 38 नंबर का देखिए। 38 नंबर का क्वेश्चन है, ये यहाँ पे देखिए। सौरा सौराली इज अ स्किल्ड डांसर। डांसर तो थी लेकिन कैसी थी? एन एडेप्ट एन एडोप लोडेड नहीं, इस तरह के वर्ड नहीं आते। स्किल्ड, स्किल्ड मतलब अपने आप में महारत रखने वाली डांसर थी। ठीक है, मतलब किसी तरह की कोई उसके अंदर उसमें खूबी थी, एबिलिटी थी। ये जो स्किल्ड वर्ड है ये एबिलिटी शो करता है। ठीक है, किसी भी चीज की, तो ये स्किल्ड एक प्रॉपर वर्ड है। अब आप बोलेंगे इसको ईडी लगा हुआ है तो ये वर्ब है। नहीं, ये वर्ब नहीं है, बल्कि ये एबिलिटी शो करने का वर्ड है। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए आई रीड, इसका आंसर ये है आई रीड। देखिए इंटरेस्टिंग है यहाँ पे लिखा हुआ, तो इंटरेस्टिंग के पहले जो शुरू वाला वर्ड है वो आई है, मतलब वॉवेल है। और वॉवेल से पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल आता है? अगर वर्ड में वॉवेल है तो वर्ड्स वॉवेल से शुरू हुआ है तो हम आर्टिकल हमेशा एन लगाते हैं। ठीक है, जैसा हम लिखते हैं ना, एन एग, एन आइसक्रीम, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन आउल। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग में भी आई जो वॉवेल है उसके लिए हम एन लगाएंगे। देखिए यहाँ पे एन आ जाएगा इजीली। अब देखिए यहाँ पे भी एन है, यहाँ भी, यहाँ भी। ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया है। तो फर्स्ट, अब उसके बाद में देखेंगे आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम द महाभारत। अब द महाभारत, अच्छा महाभारत क्या है? एक हॉली बुक है, किनकी? हिंदुइज्म की। तो यहाँ पे महाभारत एक बुक का, एक स्पेसिफिक बुक का नाम दिया हुआ है। ठीक है, एक बुक का नाम दिया हुआ है, एक स्पेसिफिक बुक है। तो इसके लिए इसके पहले आर्टिकल द लगेगा। द महाभारत, जैसा हम लिखते हैं ना द कुरान, द बाइबल। तो इसी तरह से क्या होता है, कुरान और जो बाइबल जो खास बुक है, जो हॉली बुक है, उनसे पहले हमेशा द आर्टिकल यूज होता है। तो किस तरह से सेंटेंस बनेगा? आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम द महाभारत। यहाँ पे हमारा ए और एन और द थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ प्रीपोजिशंस टू फिल इन द ब्लैंक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आई डिफर फ्रॉम। अच्छा, डिफर हमेशा क्या है? एक फ्रेज है। ठीक है, डिफरेंस से बना है डिफर, डिफर फ्रॉम। इस तरह से आता है, आई डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस इशू। मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बात से राजी नहीं हूँ। मतलब डिफर फ्रॉम की मीनिंग क्या होते हैं? राजी ना होना। ठीक है, मतलब एग्री ना होना। तो आई डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस इशू। देखिए यहाँ पे ऑन टू दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ऑन होना चाहिए था। आई डिफर फ्रॉम ऑन दिस इशू, ये थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम अपना जो बाकी का है नेक्स्ट वीडियो में हम लेते हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।